हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस के जो ऑनलाइन क्लासें हैं वो शुरू करने जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य है जो कोरोना महामारी है ये लंबे समय तक चलने वाली लग रही है, इसको देखते हुए हमने दोबारा से ऑनलाइन क्लासें जो है शुरू की है। +2 आर्ट के पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट लेसन जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। इससे पहले कि हम लेसन स्टार्ट करें, मैं बच्चों को कुछ बताना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को, जो भी क्लासें आप पढ़ रहे हैं उनको देखकर सबसे पहले अपनी जो बुक है पॉलिटिकल साइंस की उसमें से लेसन पढ़ें। उसके बाद आपको जो समझ में ना आए वो मेरे जो पर्सनल नंबर है उस पर पूछ सकते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट लेसन है शीत युद्ध का दौर। सबसे पहले तो शीत युद्ध होता क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। ये दौर, ये समय, ऐसी कौन सी परिस्थितियां हुई कि विश्व में शीत युद्ध आरंभ हुआ। तो 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ। दूसरा विश्व युद्ध जब अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिए थे, इसके साथ ही दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया था। और ऐसी परिस्थितियां मानी जाती हैं कि जापान जो है दूसरे विश्व युद्ध में घुटने टेकने ही वाला था, आत्मसमर्पण करने वाला था। अमेरिका ने फिर भी जो है बम गिराने का काम किया। ऐसी परिस्थितियों में विश्व में जो है अमेरिका के बम गिराए जाने की आलोचना की गई। कुछ देशों ने आलोचना की, कुछ देशों ने इसको सही ठहराया। इसको देखते हुए जो है विश्व 2 गुटों में बंट गया। विश्व के 2 गुट हो गए, जिसको हम एक पूंजीवादी गुट बोलते हैं या पश्चिमी गुट। इसको हम पूंजीवादी गुट भी बोल सकते हैं। दूसरा गुट था पूर्वी गुट, जिसको हम साम्यवादी गुट बोल सकते हैं। पूरा विश्व 2 गुटों में बट गया और जिसको पश्चिमी और पूर्वी 2 गुटों का नाम दिया गया। पूंजीवादी गुट अमेरिका, जिसकी नेतृत्व कर रहा था, और इसका कर रहा था सोवियत संघ। दोनों ही शक्तिशाली देश हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो परिस्थितियां पैदा हुई, दोनों गुटों ने अपने अपने प्रभाव को दुनिया पर छोड़ने के लिए, प्रभाव को किसी भी तरह का प्रभाव हो, अपनी संस्कृति का है या फिर अपनी सैनिक शक्ति का है, उस प्रभाव को छोड़ने के लिए दोनों देशों ने क्या हुआ, टकराव की स्थिति पैदा हो गई और जिसको क्या नाम दिया गया, शीत युद्ध का नाम दिया गया। अगर हम इंग्लिश में बोल रहे हैं इसको कोल्ड वार। जिस शीत युद्ध मतलब जिस युद्ध में बिना किसी नुकसान के, या कह सकते हैं कि युद्ध की स्थिति तो बनी रही लेकिन युद्ध नहीं हो उसका एक मुख्य कारण था कि दोनों ही जो देश थे वो बड़े शक्तिशाली, कह सकते हैं पावरफुल देश थे और दोनों के पास परमाणु हथियार थे। दोनों के पास परमाणु हथियार होने के कारण ये कोई भी देश दोनों में से वो स्टार्ट नहीं कर सका युद्ध। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद अपने अपने गुट को मजबूत बनाने के लिए इनमें क्या हुआ, भगदड़ हो गई, होड़ लग गई। ज़्यादा से ज़्यादा हथियार बनाने की होड़ है। दुनिया के जो देश हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने गुटों में शामिल करने को लेकर है। तो इसके पश्चात क्या हुआ कि पूरा विश्व 2 ध्रुवीय है। 2 ध्रुवीयता का जो है दौर शुरू हुआ, यानी कि पूरा विश्व किस में बट गया, 2 गुटों में। 2 ध्रुवीयता बोला जाता है इसको। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने गुट को मजबूत बनाने के लिए दोनों महाशक्तियों में होड़ लगी। किस कारण से, वह ज़्यादा से ज़्यादा देशों को अपने अंदर मिलाएंगे तो उनकी पावर और ज़्यादा बढ़ेगी, या फिर संसाधनों के लिए जैसे तेल खनिजों के लिए, या फिर सैनिक कह सकते हैं कि शक्ति बढ़ाने के लिए, या फिर आर्थिक मदद के लिए। इन्होंने दुनिया के छोटे छोटे देशों को या अपने अपने गुट को जो बढ़ाने के लिए
कह सकते हैं कि काफ़ी प्रयत्न किए। इसके बाद कुछ ऐसे देश थे जिन्होंने दोनों गुटों में ना मिलकर अपनी अलग नीतियां बनाई। उसको हमने नाम दिया गुटनिरपेक्षता। गुटनिरपेक्षता बोला है। कुछ ऐसे देश थे 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान जिनको नई नई आज़ादी मिली थी और अपनी आज़ादी को बचाए रखने के लिए वो किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे, या फिर हम कहें कि जो शीत युद्ध है उसको ख़त्म करने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए दुनिया में एक नया आंदोलन चला जिसको हमने गुटनिरपेक्षता का नाम दिया गया, गुटनिरपेक्ष आंदोलन। भारत इनमें अग्रणी था, या फिर कहें तो सबसे पहले यूगोस्लाविया के जो ब्रोंज टीटो है, भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, या मिस्र के अब्दुल नासिर हैं, घाना का एनक्रोमा है, और इंडोनेशिया के सुकार्नो है। कुछ ऐसे नेता थे, इन्होंने गुटनिरपेक्षता की जो है शुरुआत की थी। इन्होंने मिलकर गुटनिरपेक्षता आंदोलन को और ज़्यादा मजबूती प्रदान की, और इनका जो पहला सम्मेलन हुआ, पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में 25 देशों ने भाग लिया। 25 देशों ने भाग लिया, और इनका सबसे पहले यही मकसद था वह किस तरह से शीत युद्ध को ख़त्म किया जाए, दुनिया पे तीसरा विश्व युद्ध जो है वो ना थोपा जाए। क्यों? क्योंकि जैसे अगर हम भारत का जिक्र करें, भारत ने लगभग कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों की गुलामी को देखा है, अपनी आज़ादी को प्राप्त करने के लिए बलिदान दिए हैं, क्रांतियाँ की हैं, तहस नहस कह सकते हैं समाज का अंग्रेज़ों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है भारत की। तो उसको देखते हुए वह जितने भी हानियाँ प्राचीन काल से या पुराने समय में जो गुलाम देश उठा चुके हैं, आने वाले समय में इन देशों को कोई समस्या ना उठानी पड़े, इसको देखते हुए इन सम्मेलन या इस आंदोलन की शुरुआत की गई, अपनी आज़ादी को बचाए रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए। किसी भी गुट में शामिल ना होना गुटनिरपेक्षता आंदोलन का जो है शुरुआत मानी जाती है। और इन देशों ने एक नई कह सकते हैं नीतियाँ बनाई, जिसको हम नई आर्थिक नीति बोल सकते हैं, या कह सकते हैं नई आर्थिक नीति। यानी कि इन्होंने अपने ऐसे सिद्धांत, अपने जितने भी सम्मेलन हुए, बैठकें हुई गुटनिरपेक्ष देशों की, अपने हर सम्मेलन में वैश्विक समस्याएं हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, आतंकवाद है, इन समस्याओं को उठाना, भविष्य में इनको एक नाम दिया गया, भविष्य में किस प्रकार विकास करना है। ये दो, इसमें सबसे ज़्यादा विकासशील देश शामिल थे, जो किसी न किसी कारणवश गुलाम रहे थे, अभी उनका विकास होना बाकी था। वो लगभग गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भाग ले रहे थे, उन्होंने अपना विकास करना था। और विकास उनका कब होगा? जब एक साथ मिलकर चलेंगे, जब ये देश एक साथ मिलकर अपनी योजनाएं बनाएंगे, भविष्य के लिए योजनाएं तय करेंगे, हमने कैसे विकास करना है, व्यापार कैसे करना है, संबंध ऐसे कैसे मधुर करने हैं, विश्व में कैसे शांति बनाए रखनी है, या निशस्त्रीकरण को अपनाना है, घातक हथियारों पर बनाने पर रोक लगानी है। ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए इन्होंने क्या किया? अपने आप को संगठित किया विकासशील देशों ने, और एक गुटनिरपेक्ष जो है देश कहलाए। तभी जाकर जो है इन गुटनिरपेक्ष आंदोलनों के कारण शीत युद्ध पर रोक लगी। शीत युद्ध का कह सकते हैं कि अंत माना गया। किनके कारण? इनकी पहल के कारण शीत युद्ध को रोका गया। दोनों देशों को भारी हानि उठाने से, ये तो हमने पहले ही पढ़ा है कि दोनों देश ही परमाणु हथियार दोनों देशों के पास है। युद्ध को कोई कह सकते हैं शुरुआत नहीं करना चाहता। भाई अगर अमेरिका ने स्टार्टिंग कर दी युद्ध की, तो लाजमी है कि परमाणु हथियार का उपयोग होगा। अगर अमेरिका ने परमाणु बम का प्रयोग किया तो फिर सोवियत संघ की तरफ से भी होगा, जिसके कारण दोनों देशों को काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसको देखते हुए
कह सकते हैं कि किसी भी गुट ने युद्ध आरंभ करने की कोशिश नहीं की। और इसका फ़ायदा जो है गुटनिरपेक्ष जो देश थे इन्होंने उठाया, मध्यस्थता के बीच में शीत युद्ध के उनको रोकने का काम किया। और एक दोनों देशों के बीच में प्रथम दूसरे विश्व युद्ध के बाद लगभग 1962 में एक मुख्य कारण था इन दोनों गुटों के बीच में क्यूबा मिसाइल संकट, एक मेन कारण माना जाता है। वैसे कारण तो बहुत थे। एक माना जाता है कि दोनों अपने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते थे। पश्चिमी जो यानी कि अमेरिका चाहता था, अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को दुनिया में मजबूत करना चाहता था। वह हमारी जो अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पूरे दुनिया पर उसका प्रभाव हो। लेकिन सोवियत संघ चाहता था कि साम्यवादी जो है या समाजवादी व्यवस्था हो, समाजवादी। इनकी अर्थव्यवस्था में डिफरेंस था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो इनकम के साधन है उस पर पूंजीपतियों का अधिकार ज़्यादा होता है, यानी कि देश को जो इनकम के साधन है उस पर अमीर लोगों का कह सकते हैं कि स्वामित्व ज़्यादा होता है। लेकिन सोवियत संघ चाहता था कि समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जितने गरीब हैं, मजदूर हैं, उनका नियंत्रण इनकम के साधनों पर ज़्यादा होता है। अलग अलग कह सकते हैं इनकी अर्थव्यवस्था, नीतियाँ अलग अलग थी दोनों की। दोनों अपनी छाप जो है पूरे दुनिया पर छोड़ना चाहते थे। इनका मुख्य टकराव भी यही था, अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व स्तर पर ज़्यादा मजबूत करना और इसी के ज़्यादा से ज़्यादा गुटों को शामिल करना, साम्यवादी देशों को शामिल करना, या कह सकते हैं कि पूंजीवादी देशों को ज़्यादा से ज़्यादा दोनों गुटों ने शामिल करने की होड़ लग गई, ज़्यादा हथियार बनाने की होड़ लग गई, जिसके कारण शीत युद्ध का कह सकते हैं कि जन्म हुआ। और एक क्यूबा मिसाइल संकट है। वैसे तो क्यूबा अमेरिका के नज़दीक लगता हुआ एक द्वीपीय देश है, छोटा सा देश है, अमेरिका के नज़दीक लगता है, लेकिन सहयोग करता है वो सोवियत संघ का। सोवियत संघ ने अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए क्या किया, क्यूबा की जगह पर अपनी मिसाइलें लगा दी, जिनका फेस अमेरिका की तरफ कर दिया गया। यानी कि अमेरिका पर प्रेशर बनाने के लिए सोवियत संघ ने वहाँ अपनी मिसाइलें खड़ी कर दी। जब अमेरिका को इस बात का पता लगा तो उनको डर हुआ कि कहीं सोवियत संघ परमाणु हथियारों का उपयोग ना कर ले। इसको देखते हुए इनके बीच में और ज़्यादा जो है कह सकते हैं कि टकराव की स्थिति पैदा हो गई थी। ये क्यूबा मिसाइल संकट माना जाता है। जब आप लेसन पढ़ेंगे, जितना भी आज ये लेसन करवाया जाए उसको आप सबसे पहले अपनी टेक्स्ट बुक, अपनी बुक से पढ़ें अच्छी तरीके से, तब जाकर ये लेसन समझ में आएगा। और जो टॉपिक आपको ना समझ में आए मेरे से पूछ सकते हैं। तो क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का कह सकते हैं कि एक मेन कारण माना जाता है, या फिर पूंजीवादी व्यवस्था है या साम्यवादी व्यवस्था है। और दोनों की संस्कृति, रहन सहन, भाषा, ये अपनी व्यवस्था को और भी ज़्यादा कह सकते हैं कि फैलाने के लिए इसमें विकसित करने के लिए तत्पर थे। मान लीजिए अगर हम भारत का उदाहरण लें, यहाँ भारत और शीत युद्ध, अगर हम भारत और शीत युद्ध का देखें, भारत और शीत युद्ध, जब शीत युद्ध का दौर चला हुआ था 1945 के बाद, भारत अंग्रेजी जो हुकूमत का गुलाम था। लेकिन इससे पहले ही आज़ादी की जो रूपरेखा भारत की पहले से ही शुरू हो गई थी और 1947 में जो है आज़ादी भारत को मिली। शीत युद्ध के ख़त्म करने में कह सकते हैं कि रोकने में भारत की अहम भूमिका मानी जाती है, क्योंकि देश के पहले प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, ब्रॉन्स टीटो, नासिर, अब्दुल नासिर या एनक्रोमा, इनके साथ मिलकर दुनिया को एक गुट निरपेक्षता जो है देने का काम किया। और भारत हमेशा से चाहता था आज़ादी के बाद से या फिर आज़ादी के पहले से ही कि दुनिया में शांति व्यवस्था बनाए रखे, या कह सकते हैं शांति ऐसी हो, कोई देश आपस में टकराव ना हो, एक गरीब देश को कह सकते हैं गुलाम ना बनना पड़े किसी बड़े अमीर देश को। उसको रोकने के लिए भारत ने अपनी पहल जो है इन आंदोलनों के माध्यम से शुरू की थी। तो ये लगभग आज हमारा आज का टॉपिक था।
शीत युद्ध का दौर। ये लेसन बहुत आसान लेसन है, एक बार जब आप बुक से पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।